सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में बात करें चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आज को मिला जुला हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि हमें चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बारे में क्या बताया गया, क्या क्या इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट हैं, क्या क्या इसके डिफरेंट पार्ट हैं और कौन कौन से डिफरेंट मॉडल दिए गए जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारी टॉपिक है उसके मैं नोट्स भी देखिए हैंड रिटन सारे नोट्स हैं, आप लोग चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग भी लिख सकते हैं। तीसरा मैं इसको पूरा कंक्लूड करूंगा और हम लोग इसी में आगे भी देखेंगे कि हमें जो एनसीईआरटी के पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन उसको भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, हमने एटम के बारे में तो जान लिया था कि हमारा जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, आप लोग बताइए। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी जो हमारा सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वह एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो देखिए, हमारा जो पहला बात आता है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल ऑन मैटर, मतलब जो हमारा मान लीजिए कोई मैटर उस पर चार्ज होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। कैसे? जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा एटम है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसको किस किस में डिवाइड किया है उस बारे में पढ़ेंगे। किस किस बारे में डिवाइड किया बताइए आप लोग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो 3 चीज़ों के बारे में डिवाइड किया गया, तो हमको मिला जुला कह सकते हैं कि एटम के ऊपर चार्ज होता है। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और कौन सा चार्ज होता है बताइए? न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं, तो जीरो चार्ज होता है। तो हमारा जो जितने भी हमारे एटम है या कोई भी हमारा एलिमेंट है उस पर चार्ज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, प्लस माइनस या जीरो चार्ज। ठीक है, जो हम पॉजिटिव ऐसे करके लिखेंगे तो मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज, अगर उसी तरह माइनस नेगेटिव इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। पूरा भी लिखिए चाहे शॉर्टकट में लिखिए, बात आप पर डिपेंड करती है। तो चलिए हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को, जब हम लोग 90s से पहले थे, 1900 से पहले हम लोग को पता नहीं था कि हमारा एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ रिसर्च किए, जैसे कि हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। हमने कैथोड रे टेस्ट किया कि उसमें कैथोड रे पास होती थी कैनाल से। ठीक है, यहाँ पे 2 वोल्टेज अप्लाई कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस, यहाँ पे प्लस। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ भागता था। ठीक है, तो यही हमने देखा कि किस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता, तो वही हमें पता चल गया कि हाँ, कि इसके ऊपर चार्ज होता। क्यों? क्योंकि हम लोग भी जानते हैं प्लस की तरफ हमेशा नेगेटिव अट्रैक्ट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। आप लोग छोटे में भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि लाइक चार्जेस क्या आपस में करते हैं बताइए आप लोग? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, लेकिन अनलाइक प्लस माइनस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो वही हमने उसमें देखा कि किस तरह हमारा कैनाल में इधर उधर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण हम जान गए कि उसमें चार्ज भी होता है और उसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया गया। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर आया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो हमारे थॉमसन साइंटिस्ट क्या उन्होंने बताया कि जो हमारा मान लिया एटम मान लिया, ठीक है, आप लोग कभी तरबूज खाए हैं, उसके अंदर जो उसकी जो बीज रहती है, उसकी जो सीड्स रहती है, वह एक इलेक्ट्रॉन की तरह मान लीजिए उन्हें। ठीक है, और बाहर जितने भी उसका लाल रंग रहता है वो किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरह मान लीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो थॉमसन ने क्या कहा कि हमारा जो एटम उसका स्ट्रक्चर किस तरह है? तरबूज की तरह, जिसके अंदर सीड की तरह, जिस तरह सीड रहते हैं उसी तरह हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन उसी तरह बिखरे रहते हैं जिस तरह सीड बिखरे रहते हैं। और जो बाहर का स्पेस रहता है उससे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको मिला जुला कर इन्होंने एक तरबूज से कंपेरिजन किया कि कैसे होता है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह का मॉडल दिया। फिर इसके बाद अदर फूड आए कि थोड़ा सा और आगे आए, तो इनको थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो गया, थोड़ा सा टेक्निक भी आ गई। तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया, उसमें देखिए जैसे हम लोग फिगर में बना है कि उसमें एक पास कराई रे। ठीक है, आप किसकी रे पास कराई? पॉजिटिव अल्फा रे। किसकी रे पास कराई बताइए आप लोग? अल्फा रे। ठीक है, जितने भी ए रे है सब अल्फा है। जब अल्फा रे पास हुई तो उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि कुछ रेस देखिए सीधे चली जा रही है, फिगर में आप लोग देखिएगा ध्यान से। हाँ, देखिए कि कुछ रेस पूरा सीधे ही चली जा रही है। ठीक है, कुछ रेस तुरंत वापस आ जा रही है और कुछ रेस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया
जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है, अच्छा तो ये जब प्लस प्लस होता है रिपेल हो जाता है, यानी इसमें कुछ स्पेस भी है, स्पेस है इसीलिए पूरा रेस सीधे चली जा रही है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है जो उसको पूरा ही झटके से पूरा उसको एक बैग पीछे भेज दे रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा दूर पे भी खाली जगह भी है जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब इसका प्रभाव पड़ रहा है जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है। तो कुल मिला जुला के इन्होंने क्या 3 बातें देखी कि पहला कुछ तो रोज सीधे चली जा रही है, कुछ तो पूरा अपने पास को रिट्रेस कर लेते, मतलब जैसे जा रही है वैसे आ जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी रही है जो थोड़ा सा डेविएट हो जा रही है, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो कुल मिला जाएगा 3 बातें इन्होंने अथवा ऑब्जर्व की। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला निकाला कि कोई जब हम पॉजिटिव चार्ज, मतलब अल्फा के पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, याद कर लीजिए आप लोग क्या होता है, अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने क्या बताया, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ना, वो जब जा रहा है, सॉरी जो हमारा अल्फा वाला चार्ज है या जो रेज आ रही है, जब रिट्रेस हो रही है मतलब वहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर है, जिसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो इसको रिजेक्ट कर रहा है, ये भगा दे रहा है वापस, ठीक है। तो इन्होंने समझ लिए ना कि रिट्रेस क्यों हो रहा है। हाँ, और तीसरी बात ये देखा कि कुछ गैप जरूर है, मतलब स्पेस जिस कारण सीधे चली जा रही है वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल भी है। तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि 3 वजह, 3 चीज़ें देखी और 3 बातें बताएं। देखिए मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। पहली बात बताई कि पूरा गैप है जिसके कारण सीधे चली जाए। दूसरा कि वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर है। तीसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट थोड़ा दूर तक भी पड़ रहा है। 3 बातें हमने समझ ली। तो देखिए अब हमने इन्होंने तो ये बता दिया, थॉमसन ने बताया कि तरबूज की तरह, रादरफोर्ड ने क्या बताया कि गोल्ड फॉइल में जब पास करेंगे तो हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखे और 3 हमने कैलकुलेशन भी देख लिया। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक थे। इन्होंने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अपने सबसेल में घूमता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है अपने एक ऑर्बिट, जिस तरह हमारा सूर्य और चांद घूमते रहते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहता है। लेकिन उनकी बातें फेल। तो जब इन्होंने पूछा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था एनर्जी खत्म होगी कि नहीं, बिल्कुल खत्म। मानिए आपने यहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो एनर्जी खत्म होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो होगी तो क्या होगा उससे कि हमारा जो थक गिर जाएगा। लेकिन बताइए तो इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं, इन्होंने ये बात नहीं बता पाई। देखिए क्यों नहीं, तो मैं बताता हूँ। बेसिकली जब देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है जो उसको बैलेंस करता है, हम लोग आगे जानेंगे। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लागू होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है। समझ गए। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि एनर्जी कंजर्वेशन को नहीं बता पाए, लेकिन बाद में बोहर जो थे हमारे अगले साइंटिस्ट उन्होंने बता दिया। तो हमारे जो बोहर मॉडल तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको कई सबसेल, छोटे छोटे सबसेल में घूमता है। एक तो मान लीजिए 2 सबसेल, 3 सबसेल, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, यानी जो न्यूक्लियस के अराउंड सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जिस तरह सूर्य के अराउंड सारी चीज़ घूमते रहते हैं ना, उसी तरह इसके अराउंड सब घूमते रहते हैं। उसी को हम सेल कहते हैं। मतलब जो हमारा ऑर्बिट होता है ना, जो अर्थ किसके अर्थ की ऑर्बिट में घूमती रहती है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन भी एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है, किसमें घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में। उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में घूमते हैं, इसको हमने नाम दिया KLM सेल, ठीक है। इसी तरह हमने नाम भी दे दिया उसका। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन किस तरह घूमते रहते हैं, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, जिस तरह हमारी अर्थ घूमती है। तो हम देखिए बात करते हैं 7 पॉइंट के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसकी खासियत होती है इसमें कोई चार्ज नहीं होता। क्या होता है पहला खासियत कि हमारा जो न्यूट्रॉन था बेसिकली उसमें कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात कि इसका मास जो नियरली प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब जो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, दोनों इक्वल। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए एक बार आप लोग भी एक बार बोलिए, क्या जो हमारा न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम वो भी उसका मास भी निकालते हैं। किसी एटम का मास निकालना है तो हमें फार्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ एटम इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो वही उसका एटॉमिक नंबर निकल आएगा, ठीक है। इसको हमें लर्न करना है। क्या मास ऑफ एटम निकालने क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं कि देखिए हमने देख लिया कि हमारा कैसे है, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट सेल में, ठीक है। जैसे हमने ये बनाया KLM में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक फार्मूला था 2n², ठीक है। और n क्या होता है किस सबसेल में, जिस तरह अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, मार्स अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी प्रकार मान लीजिए अर्थ पहले में घूम रही है
तो n इक्वल टू 1 में घूम रही है, लेकिन जो मास मान लीजिए n उसके 3 में घूम रहा है, तो उसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जिसमें घूमेगा 4 में घूमे तो n इक्वल टू 4 रख देंगे, तो 4 रखेंगे 4 से 4 जा 16 2 जा 32। ठीक है, उसी प्रकार अगर n इक्वल टू 1 रख देंगे तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, किस आर्बिट में घूमेगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, सेकेंड वाले में ही घूमेगा। तो कुल मिला जुला कर अगर निकालना है आपको सेल में तो कैसे निकालेंगे, 2n स्क्वायर निकालेंगे। n मतलब कितना आपका सबसेल, 1 सबसेल 2 सबसेल की 3 सबसेल की 4 सबसेल। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे प्रोसीड होते हैं कि हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। वैलेंसी देखिए क्या होती है, हमने देखिए पढ़ा था कैल्शियम के पास +2 होता है। तो मैंने बताया था ना कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे पास +2 होता है, क्यों हम इसकी वैलेंसी से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो जो हम वैलेंसी निकालते हैं हमेशा एक्यूरेट सही होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है इसको, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे टर्म है या जितने भी हमारे एलिमेंट हम उसको रट ले रहे हैं, ठीक है, रट लेंगे तो उससे फायदा, जैसे मैं कैल्शियम को हमें पता ही चले कितना होता है +2 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है। इसी प्रकार हम सबका हम चलें। ठीक है, तो हमारी वैलेंसी का क्या डिफिनेशन, टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, टेंडेंसी होती है कि किसी भी चीज़ से रिएक्शन, जैसे कैल्शियम जो होता है हमारा +2 है, इसका हम O2- से रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो हमारा क्या CO बनता था कि नहीं। अरे चलिए नहीं समझना तो मैं सबसे शॉर्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे H2O की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2O है। ठीक है, तो हमारा S के पास कितना चार्ज होता है -1 सॉरी +1, और O के पास -2। तो हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो H2O नहीं बनता था, बिल्कुल बनता था। जो हमारी ये 2- है क्या है, यही बेसिकली वैलेंसी है। और ये क्या होती है, यही आपका मॉलिक्यूल बना रही है कि नहीं, इसी से तो ये इसके ऊपर जा रहा है, ये इसके इधर जा रहा है, तो यही आपको वैलेंसी बन रही है ना। तो वैलेंसी क्या है हमारी, कि एक टेंडेंसी है जो मॉलिक्यूल्स बनाती है। ठीक है, और इसका एक हमारा फार्मूला है कि वैलेंसी इक्वल टू 8 - नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हमारे 5 है, तो 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो कुल मिलाकर को वैलेंसी निकालना आप लोग सीख गए। ठीक है, तो बढ़िया है। तो हम लोग बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर बताइए क्या होता है। हाँ, बहुत जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास कितना होगा, दुगना होगा 2। ठीक है, समझ रहे कि नहीं आप लोग, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया। एटॉमिक मास हमेशा, सॉरी मास नंबर हमेशा ऊपर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखेंगे। क्या मैंने बताया कि जो हमारा मास नंबर है, ठीक है, वो हमेशा ऊपर रहेगा और एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा। इसी प्रकार हीलियम का क्या होगा, 2 है ना, इसका आ जाएगा 4, मतलब दुगना होता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखते हैं आप लोग समझ गए। ठीक है, उसी प्रकार हमारे एक और टर्म आता है आइसोटोप्स। चलिए हम बात करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है बेसिकली, जिसके, क्या मैंने बोला, जिसके जो है एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर मतलब दोनों कार्बन का अच्छा है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस कितना, 12 14, इसी को आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप की डिफिनेशन क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, क्या बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर सेम और लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, एटॉमिक सॉरी आइसोटोप्स हो जाएगा। उसी प्रकार आइसोबार क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, सॉरी जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अब एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, आइसोबार। लेकिन एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। और NCERT का हम जो पीछे के एक्सरसाइज है अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।